गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है हिंदी शिक्षण में अन्य विषयों से सह संबंध। हिंदी शिक्षण का अन्य विषयों से भी सह संबंध है कि हमें इस विषय में पढ़ना है। अब इसके सबसे पहले हम उद्देश्यों को देखेंगे कि उद्देश्य प्रस्तुत अध्याय में इस विषय में इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है कि विभिन्न प्रकार के विषयों से विद्यार्थियों को अवगत कराना, हिंदी शिक्षण का सह संबंध अन्य विषयों से बताना, विभिन्न विषयों से विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करना, विषय की सार गर्भितता को समझना, विषय को अनुकूल बनाना, स्थानीय बोलियों से अवगत कराना, विभिन्न बोलियों से विद्यार्थियों को परिचित कराना, हिंदी भाषा के सह संबंध को स्थानीय बोलियों के माध्यम से बताना, हिंदी भाषा शिक्षण के महत्व को बताना, हिंदी भाषा शिक्षण की व्यापकता को विद्यार्थियों के समक्ष रखना, हिंदी शिक्षण का अन्य विषयों से सह संबंध बताना, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीति, संगीत, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, पर्यावरण आदि। अब इन उद्देश्यों के बाद हम उसके परिचय देखेंगे कि किस तरीके का परिचय है। वर्तमान में हिंदी शिक्षण के सम्मत विषयों पर अपना विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। हिंदी शिक्षण के माध्यम से छात्रों को अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की जा रही हैं। भाषा शिक्षण की सफलता के लिए छात्रों की रुचि एवं योग्यता की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जो पाठ्यक्रम व सिद्धांत हिंदी भाषा छात्रा की रुचि एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है। इस उद्देश्य इस हेतु यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जिस विषय के बारे में पढ़ना है उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखा जाए। हिंदी भाषा का ज्ञान देते समय किसी प्रकार की सूचनाओं एवं तथ्यों का सहारा नहीं लेना पड़ता। हिंदी भाषा का वर्तमान में स्थानीय बोलियों से समन्वय भी अत्यधिक प्रगति पर है। हिंदी भाषा और स्थानीय बोलियों का भी सहसंबंध अवर्णनीय है। तो हम इस विषय में ये देख रहे हैं कि जब हम हिंदी भाषा, हिंदी शिक्षण को पढ़ें तो उसके माध्यम से हम अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करें। और जब भाषा शिक्षण की सफलता के लिए छात्रों की रुचि एवं योग्यता की ओर विशेष ध्यान दी जाए कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत है, हिंदी भाषा छात्रों की रुचि है, योग्यता को भी ध्यान में रखें, तो इससे हमें क्या होगा कि जो सफलता है वो निश्चित रूप से मिलेगी। तो इसलिए जिस विषय के बारे में हमें पढ़ाना है उसकी विशिष्टताओं को ध्यान में रखना है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। और हिंदी भाषा का ज्ञान भी देते समय किसी भी प्रकार की सूचनाएं हैं, तथ्य हैं, उनका सहारा नहीं लेना चाहिए। अब इसी प्रकार से हम इसके विज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीति, संगीत, दर्शन, समाजशास्त्र, पर्यावरण आदि विषय हैं। अनुभव सर्वोत्तम शिक्षक है। मनुष्य जितने अनुभव प्राप्त करता जाता है वह अपने जीवन के आगे के मार्ग को सुगम बनाता चलता है। जीवन के प्रत्येक क्षण के अनुभव से वह कुछ सीखता है
तथा एक बार की हुई त्रुटि को पुनः से दोहराने का प्रयास करता है। यानी शिक्षक जो है और कुछ नहीं, मनुष्य के अनुभव ही हैं जो उसको कुछ सिखाते हैं और व्यवहार में उनका प्रयोग करके हम सफल जीवन का पथ प्रशस्त करते हैं। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि अनुभव, जब व्यक्ति को अनुभव हो जाता है तो वो कह सकता है कि मैं अनुभवी हूँ और मुझे बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, क्योंकि अनुभव ही है जो व्यक्ति को क्षण प्रति क्षण कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। तो फिर अगर एक बार गलती भी हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो फिर वो उसे दोबारा नहीं दोहराता, क्योंकि उसे एक बार अनुभव हो चुका होता है, तो फिर वो उस काम को नहीं करेगा। तो इस प्रकार का जो अनुभव है, वो अनुभव एक शिक्षक को सर्वोत्तम होता है। अब अगला जो है वो मनुष्य के अनुभवों से उनके स्वयं के, अन्य व्यक्तियों के व राष्ट्र के अतीत व वर्तमान जीवन की घटनाओं से प्राप्त हो सकते हैं। अनुभवों का हमें वर्तमान जीवन है, उसमें कोई घटना ऐसी हो जिससे हमें कुछ अनुभव प्राप्त हुआ हो, हमारे अतीत में ऐसा कुछ हुआ हो जिससे हमें अनुभव प्राप्त हुआ हो। तो इस तरीके से हमें समय-समय पर अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। उस समय की भौगोलिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों द्वारा प्रदानित हो सकते हैं, अथवा समाज के क्रूर व मृदुल थपेड़ों की चोटों से भी प्रतिध्वनित स्वर के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है कि हम कोई भौगोलिक स्थिति से हमें कुछ सीखने के लिए मिला हो, या हमें राजनीतिक परिस्थितियों से कुछ सीखने के लिए मिला हो, या समाज के बहुत से ऐसे क्रूर लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनसे हमें कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। कुछ अच्छे मृदुल समय है जो हमारे सामने आया हो, उनसे हमें सीखने के लिए मिला है। तो इस तरीके की बहुत सारे अनुभव हैं जो हमारे जीवन में हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। ये सब अनुभव ही है। जो भी हम सीखते हैं वो अनुभव के माध्यम से ही अधिक सीखते हैं। जब से मनुष्य का आविर्भाव हुआ है, तब से वह प्रत्येक पल अनुभव प्राप्त करता रहा है। उसके अनुभवों की संख्या अपरिमेय है, असीम है। अत अतः विभिन्न विषयों से की संख्या अपरिमेय है, असीम है। अतः विभिन्न विषयों से हिंदी शिक्षण का संबंध इस प्रकार है। अब यहाँ हम सह संबंध की बात करेंगे हिंदी विषय से। पहला हम देखते हैं कि हिंदी शिक्षण का विज्ञान से सह संबंध। विज्ञान विषय से सह संबंध इस तरीके से है कि विज्ञान प्रयोगों का सिद्धांत है। अब परीक्षण और अन्वेषण विज्ञान के प्रमुख पहलू हैं। विज्ञान को एक वरदान माना जाता है जो मनुष्य जीवन के लिए एक प्राण वायु के समान है। हिंदी शिक्षण और विज्ञान उन परिस्थितियों से सह संबंध रखते हैं जब प्रयोगों व सिद्धांत की बात आमने सामने हो। हिंदी शिक्षण भी विज्ञान के कुछ सिद्धांत पर निर्भर करता है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। तो यहाँ हमने जब विज्ञान शिक्षण की बात की, तो हिंदी शिक्षण जो है वो विज्ञान शिक्षण के साथ किस तरीके से सह संबंध स्थापित करके रखता है। तो यहाँ परीक्षण और अन्वेषण, नए नए जो खोज हैं वो विज्ञान में भी होते हैं और विज्ञान को एक वरदान माना जाता है
कि जो मनुष्य जीवन के लिए एक प्राणवायु के समान है, यानी विज्ञान से हमें बहुत से पूर्ण चीज़ें मिलती हैं, महत्व रखती है विज्ञान हमारे लिए मानव जीवन में। तो हिंदी शिक्षण और विज्ञान उन परिस्थितियों से सहसंबंध रखते हैं जब प्रयोगों व सिद्धांत की बात आमने-सामने हो। हिंदी शिक्षण भी विज्ञान के कुछ सिद्धांतों को निर्भर करता है और ये दोनों फिर एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। तो इस तरीके से हिंदी और विज्ञान का संबंध भी हमारे समक्ष आ जाता है। अगला है हिंदी शिक्षण का भूगोल से सहसंबंध। भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का गोल होना। यह संपूर्ण पृथ्वी के स्वयं का एक विस्तृत विषय। भूगोल पृथ्वी की संपूर्ण रचना को दर्शाती है। मानचित्र, भौगोलिक स्थितियों आदि के माध्यम से खगोल शास्त्री अध्ययन करके भूगोल का विषय बनाते हैं। हिंदी शिक्षण में भी कुछ शीर्षक ऐसे होते हैं जो भूगोल विषय से संबंधित होते हैं और परस्पर संबंध को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से हिंदी शिक्षण भूगोल से भी संबंधित होता है। हिंदी शिक्षण में कई बार ऐसी रचनाएं आ जाती हैं जहाँ हमें पर्वत हैं, मैदान हैं, बगीचे हैं, हरियाली है, इन सभी चीज़ों का उसमें समावेश हो जाता है। तो फिर हम ये देखते हैं कि हम पढ़ तो हिंदी भाषा रहे हैं, लेकिन इसमें भूगोल का भी पुट आ रहा है। मानचित्र से भी हम कभी-कभी हिंदी भाषा में कुछ न कुछ दर्शाते रहते हैं कि कहाँ कौन-सी बोली है या कहाँ से हम हिंदी भाषा का चयन कर रहे हैं, तो उस तरीके से मानचित्रों को भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसे हम देखते हैं कि हिंदी भाषा और भूगोल का भी संबंध परस्पर हमें दिखाई देने लगता है। तो विज्ञान से भी संबंध है, इसका मतलब भूगोल से भी हिंदी शिक्षण का संबंध देखने में आता है। अब जो हमारा संबंध है वो हिंदी शिक्षण का इतिहास से संबंध। अब जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास विषय से प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है जो विद्यार्थियों के लिए रोचक भी हो सकती है। प्राचीन अवशेष भी संग्रहालयों में एकत्र करके ज्ञान को बढ़ाने में आवश्यक सिद्ध होते हैं तथा धरोहरों की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। हिंदी शिक्षण में इतिहास विषय के कुछ अंश को संग्रह कर उसका संबंध दर्शाया जाता है। अब जब हम हिंदी विषय में इतिहास की बात करते हैं तो कभी-कभी ऐसी प्राचीन कहानियाँ भी हिंदी विषय में होती हैं। बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो कि हम इतिहास से संबंधित कविताएं हैं। तो हम जैसे महारानी लक्ष्मीबाई की है, पृथ्वीराज चौहान की कविताएं हैं। तो इन चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने आप ही लगने लगता है कि कहीं हम इतिहास का वर्णन मिल रहा है, कहीं हम इतिहास के विषय में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी शिक्षण का इतिहास से संबंध भी हमें दिखाई देने लग जाता है और हम इस हिंदी शिक्षण में इतिहास विषय के कुछ अंशों को संग्रह भी कर लेते हैं और उनका संबंध भी दर्शाया जा सकता है। तो इसी प्रकार हिंदी शिक्षण का संबंध हमारे इतिहास विषय से भी है। अब अगला जो विषय आता है वो है हिंदी शिक्षण का राजनीति में सहसंबंध। हिंदी विषय का राजनीति से जब सहसंबंध की बात करते हैं तो राजनीति विषय विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है
राजनीति में देश की कूटनीति से लेकर देश को चलाए जाने वाले सारे नियमों का उल्लेख विस्तृत रूप से दिया गया है। हिंदी शिक्षण में राजनीति की कुछ प्रमुख अंशों का समावेश किया है, जो शिक्षण को राजनीति से जोड़ते हैं तथा उसका आपसी सहसंबंध बताते हैं। अब हम जब हिंदी शिक्षण में राजनीति की बात करेंगे तो उसमें ऐसे विद्यार्थी भी हैं राजनीति में कि वो अपनी एक अलग ही कूटनीति बनाने की तैयारी में रहते हैं या अपने ही नियमों को उल्लेख करते हुए चलते हैं। तो हिंदी शिक्षण में राजनीति इसी तरीके से मुख्य अंशों का समावेश हमें दिखाई देता है, जो शिक्षण को राजनीति से जोड़ते हैं तथा उनका आपसी सह संबंध बताते हैं। तो हिंदी शिक्षण कहीं ना कहीं हमें यह लगने लगता है कि यह राजनीति से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ अगला विषय हिंदी शिक्षण का संगीत से सहसंबंध। अब संगीत एक कला है और यह कला कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही विरासत में मिलती है। ठीक परिश्रम और अथक प्रयास से संगीत की साधना की जाती है। हिंदी शिक्षण में भी कुछ काव्य अंशों को सुर ताल लय से बांधकर विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाता है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि हिंदी शिक्षण का संगीत से सहसंबंध किस प्रकार हमें दिखाई देता है। जब हम किसी कविता को पढ़ रहे हैं, कविता का रसास्वादन करवा रहे हैं, तो वहाँ भी हमें इसी तरीके से सुर ताल लय आदि का ज्ञान होना चाहिए। हम उसे संगीत में बांध कर उस कविता को गाने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो संगीत से भी संबंधित होता है। और उसी तरीके से हिंदी विषय में भी इस तरीके के यह संबंध उचित तालमेल में दर्शाया जाता है और हमें समझ में आने लग जाता है जब हम कोई कविता पढ़ रहे होते हैं या कोई काव्य ऐसा होता है कि हम उसे सुर ताल में पढ़ें, तो वहाँ संगीत से उसका संबंध अपने आप ही जुड़ जाता है। तो इस तरीके से हमारे संगीत विषय से भी एक हिंदी शिक्षण का सह संबंध दिखाई देता है। अब यहाँ पर जब हम हिंदी शिक्षण की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिंदी शिक्षण का दर्शन से भी सह संबंध है। दर्शन से तात्पर्य है कि विशेषता उसमें यह है कि आध्यात्मिक तौर पर ऐसा सह संबंध। दर्शन एक आध्यात्मिक विषय है। आध्यात्मिक से तात्पर्य है कि आत्मा से परमात्मा गूढ़ सह संबंध दर्शन की व्याख्या प्रस्तुत करता है। आत्मा अमर है, जीवन और मृत्यु परम सत्य है, यह विषय की मूल संवेदना है। हिंदी शिक्षण में विद्यार्थियों को आत्मा से परमात्मा का जुड़ाव दिखाकर दर्शन से सह संबंध को बताया जाता है। तो इसी तरीके से हिंदी शिक्षण में भी इस तरीके की जो कहानियां हैं, पाठ हैं, प्रसंग हैं, उनको भी इसी तरीके से दिखाया जाता है। हिंदी शिक्षण में विद्यार्थियों को आत्मा से परमात्मा का जुड़ाव दिखाते हैं, तो इसे ही दर्शन कह दिया जाता है। तो हिंदी शिक्षण में इस जुड़ाव को देखते हुए हमें दर्शन का सह संबंध महसूस होने लग जाता है। अब हिंदी शिक्षण का समाज शास्त्र से सह संबंध। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य में हिंदी भाषा आ गई और फिर समाज के दर्पण से समाज शास्त्र भी इसमें आ गया है और समाज से ही एक उचित नागरिकता
व राष्ट्रीयता का निर्माण होता है। हिंदी शिक्षण में समाज के कुछ पहलुओं को शीर्षक स्वरूप सम्मिलित करने में सामाजिक व्यवस्था का वास्तविक चित्र विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत हो सके और समाज का नव निर्माण स्थापित हो सके। विद्यार्थी ही आने वाले कल के नव निर्माणक हैं। समाजशास्त्र का हिंदी शिक्षण से यह सहसंबंध इसकी पारदर्शिता को प्रस्तुत करता है। अब जब हम हिंदी शिक्षण की बात करते हैं तो उसमें समाजशास्त्र से भी उसका सह संबंध जुड़ जाता है, क्योंकि वहाँ एक साहित्य की बात होती है। समाज और साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। पूरा जितना भी साहित्य है, उसकी कहानियां ले लो, कविताएं ले लो, सभी कुछ समाज से जुड़ा हुआ रहता है। तो वहाँ हिंदी शिक्षण अपने आप ही समाज से जुड़ा हुआ हमें दिखाई देता है, क्योंकि उचित नागरिकता व राष्ट्रीयता का निर्माण भी हमें इस समाज में मिलता है। तो हिंदी शिक्षण में समाज के कुछ ना कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि उन शीर्षक के रूप में सम्मिलित किए जा सकते हैं। अब अगला हमारे सामने आता है हिंदी भाषा शिक्षण का पर्यावरण से सहसंबंध। पर्यावरण से सहसंबंध में स्वस्थ पर्यावरण मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए एक संजीवनी औषधि के समान। संजीवनी औषधि है कि मरने वाले को जिंदा कर देती है। वही हाल है पर्यावरण में स्वास्थ्य का, और उनका हिंदी शिक्षण से अगर सह संबंध करें तो फिर कहीं ना कहीं वह संजीवनी औषधि के समान होती है। पर्यावरण से ही मनुष्य के जीवन जीने की नींव मजबूत होती है। मनुष्य को लगने लगता है कि हमारे जीवन जीने के लिए हमें किसी नींव की आवश्यकता है। हिंदी शिक्षण में पर्यावरण से संबंधित कुछ अध्याय निम्न प्रकार से सम्मिलित किए गए हैं, जो उनका सीधा सह संबंध हिंदी शिक्षण से बताते हैं। तो इसमें पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे हिंदी में अध्याय होते हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं कि हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, हरा भरा बगीचादार रखना चाहिए। तो उसमें कई ऐसी कहानियां भी आ जाती हैं, लेख भी आ जाते हैं, निबंध भी होते हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित होते हैं। तो अब हम यहाँ पर संपूर्ण पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और पर्यावरण से हिंदी भाषा का क्या संबंध है ये भी हम देख रहे हैं। तो हम अंत में हमें क्या देखने के लिए मिला कि जो हिंदी भाषा और पर्यावरण का जो सह संबंध है वो उनका सीधा सह संबंध होता है। तो इसीलिए हिंदी भाषा शिक्षण का पर्यावरण से बहुत ही पक्का संबंध है। अब यहाँ जब हम हिंदी और पर्यावरण के संबंध को समझ चुके हैं तो हम ये देखते हैं कि इस समय हिंदी संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा रही है। हमेशा हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिससे संपूर्ण भारत देश एकता के रूप में सामने आता है, और उन एकता में हमें लगने लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदी भाषा जो है वो हम सभी की भाषा है, अधिकतर लोग उसे बोलते हैं। तो फिर हिंदी भाषा में एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा बन रही है। भारत की भाषाओं में हिंदी को ही एक ऐसी भाषा माना है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा कामाख्या से कच्छ की समझी जाने वाली बोली जानी जाती है। वस्तुतः
हिंदी एक भाषा ही नहीं, वरन एक भाषा समष्टि का नाम भी है। ब्रज, बुंदेली, कन्नौज, हरियाणवी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, मारवाड़ी, मखाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, गढ़वाली तथा कुमाऊनी हिंदी की प्रधान उपभाषाएं हैं। ये भाषाएं सारी हिंदी की उपभाषाएं हैं तथा क्षेत्र विशेष में वहाँ के निवासियों की भावाभिव्यक्ति का माध्यम भी है। हम ये देखते हैं कि जब हम इन प्रदेशों में जाते हैं तो वहाँ हिंदी भाषा तो है ही समाविष्ट, वहाँ की अपनी भी अलग अलग बोलियां हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो हर क्षेत्र की अलग भाषा, अलग बोलियां हमें दिखाई देती हैं। तो संपूर्ण भारत इतनी सारी विविधता को लिए हुए, इतनी सारी भाषाओं को लिए हुए हमें ये दिखाई देता है कि संपूर्ण भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है तथा क्षेत्र विशेष में वहाँ के निवासियों की भावाभिव्यक्ति का माध्यम है। जो भी वहाँ पर अभिव्यक्ति होती है उन व्यक्तियों की, वो भी अपनी अभिव्यक्ति को अपने आराम से दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की भाषा जो है वो हिंदी ही है, लेकिन उपभाषाएं भी हैं। तो हम कोई भाषा हिंदी भाषी यदि वहाँ पहुँचता है और अपनी भाषा में कुछ अभिव्यक्ति करता है, तो वहाँ के लोग भी उस भाषा में अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो हिंदी भाषा है वो हमारे लिए एक प्रधान भाषा के रूप में सामने आती है तथा क्षेत्र विशेष में वहाँ के निवासियों की जो भाव अभिव्यक्ति है उसका माध्यम भी हिंदी भाषा कहलाती है। अब मातृभाषा के रूप में हिंदी केवल भारत की सबसे बड़ी भाषा तथा विश्व की तीसरी बड़ी भाषा है। बहुत ही बड़ा नाम है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि हमारी हिंदी भाषा, भारत की हिंदी भाषा विदेशों में भी तीसरा स्थान रखती है। कितनी बड़ी बात है। और मातृभाषा हिंदी की यह भी विशेषता है कि वह इस देश की जन भाषा है। यदि बहुत सारे लोग इस भाषा को बोलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये भाषा जन जन की भाषा है। प्रत्येक व्यक्ति इसे जानता है, समझता है, बोलता है, लिखता है, पढ़ता है, हर प्रकार से वो इस भाषा को प्रयोग में लाता है। और भारत की अधिकतर जनता गांव में निवास करती है और आंकड़ों के अनुसार हिंदी मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की भाषा रही है। अब जब हम ये देखते हैं कि भारत अधिकतर गांव में निवास कर रही है जनता, तो फिर हिंदी मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र की भाषा रही। हिंदी भाषा भाषियों का 81.07% गांव में निवास करता है। केवल 19.03 हिंदी भाषी लोग भारत के शहरों में रहते हैं। तो एक बड़ा बड़ा एक वो है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो हिंदी भाषा वाले गाँव में निवास कर रहे हैं और शहरों में हिंदी भाषी लोग कम देखने में आते हैं। अतः यह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह सिद्ध हो गया है कि जो हिंदी भाषा है, शिक्षण का उसमें विज्ञान,
भूगोल, इतिहास, राजनीति, संगीत, दर्शन, समाजशास्त्र, पर्यावरण, समस्त विषयों से सहसंबंध है। हमने अभी सारे विषयों से हिंदी का सहसंबंध की जानकारी ग्रहण की तथा स्थानीय बोलियों का भी हिंदी भाषा से परस्पर सहसंबंध हमें दिखाई देता है। अब इन सह संबंधों के अलावा हिंदी शिक्षण में अन्य विषयों का सह संबंध हम इस तरीके से जान सकते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष है, विकास का पक्ष है, क्रियात्मक, भावात्मक पक्ष है। इसका जो विकास का जो पक्ष है, उसमें ये तीनों जो पक्ष हैं वो समाहित रहते हैं हिंदी शिक्षण में। तो फिर अन्य विषयों में भी इनका समावेश होगा। अगर हमें हिंदी भाषा का विकास करना है तो अन्य विषयों से उसका सह संबंध इन तीनों पक्षों में रहता है। ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, इन तीनों पक्षों के आधार पर हम हिंदी भाषा के अन्य विषयों से सह संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं साहित्य से संबंध स्थापित करने में सावधानियां, कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो कि हमें जब हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो हमें उनको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला है संबंधित प्रकरणों का चुनाव। इस तरीके के प्रकरणों का चुनाव करें जो कि अन्य भाषा से भी संबंधित हो। तो साहित्य से जो संबंधित स्थापित करने में अगर हम किसी भी विषय का साहित्य से संबंध स्थापित कर रहे हैं तो हमें इस तरीके की सावधानियां रखनी होंगी कि संबंधित प्रकरणों का चुनाव करें। अगर हम भूगोल के विषय में देखें तो हम हिंदी भाषा में उसी प्रकार के प्रकरणों का चुनाव करें जो कि भूगोल में भी दिखाई देते हैं, तो हम उनका सह संबंध स्थापित कर पाएंगे। बालकों के अनुरूप हो, हिंदी भाषा में जो चुन रहे हैं वही हम दूसरे विषय में भी उन बालकों के लिए चुने तो फिर उसके अनुरूप हम बता सकेंगे कि देखो ये हिंदी भाषा में भी इस तरीके से है और इसी के समान हम दूसरी जो विषय हैं उनमें भी इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो फिर हमारा कहीं न कहीं सह संबंध उसमें स्थापित होता हुआ नज़र आएगा। अगला है उचित प्रविधियों व सामग्री की व्यवस्था। अब जब हम इन दोनों किसी भी दो संबंध बताएंगे, हिंदी भाषा से किसी और भाषा और विषय से संबंध बताएंगे, तो ऐसी प्रविधियों का, ऐसी व्यवस्था सहायक सामग्री का प्रयोग करें जिससे कि हमें उनको दिखाते ही, उनको बताते ही बालक के दिमाग में उनका जो सह संबंध है वो स्थापित हो जाए। तो फिर कहीं ना कहीं इस विषय में हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब रोचकता व बोधगम्यता का प्रयास, हमें रोचकता भी लानी होगी। रोचकता हम तभी ला सकेंगे जब हमें इस विषय में ज्ञान होगा, बोधगम्यता होगी, हम उस विषय में जानकारी रखते होंगे, तभी हम उसमें रोचकता व बोधगम्यता ला सकेंगे और इसका प्रयास भी भली प्रकार कर सकेंगे। अब अगला है कि सामाजिक गुणों का विकास। जब तक हम समाज के गुणों को अपने अंदर नहीं लाएंगे तो न तो हम हिंदी भाषा के शिक्षक कहलाएंगे और ना ही किसी और भाषा के। तो हिंदी भाषा से सामाजिक जब गुण लाने हैं तो हम समाजशास्त्र के भी ऐसे विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करें जिससे हमें लगने लगेगा कि हिंदी भाषा कहीं ना कहीं समाज से भी संबंध रखती है। तो उनके गुण, जो सामाजिक जो गुण हैं वो भी अपने अंदर समाहित करने होंगे। हमें दूसरों की मदद करना, दूसरों को गलत ना बोलना, इस तरीके के जो
गुण हैं, सामाजिक गुण, वो समाज को देखते हुए, अपने विषय को देखते हुए हमारे अंदर होने चाहिए। अब आती है मितव्ययता। मितव्ययता में हमें सभी से अच्छा व्यवहार करना होगा। तो उससे क्या होगा कि उसमें कहीं न कहीं इन विषयों के विषय में समानता नज़र आएगी। दोनों विषयों में समानता नज़र आएगी। तो मितव्ययता अत्यंत आवश्यक है। फिर है विविध विषयों का समावेश। जब हम हिंदी भाषा से अन्य विषयों का सहसंबंध स्थापित करेंगे, तो हम यह देखते हुए चलेंगे कि विविध अन्य जो विषय हैं, उनका समावेश भी हिंदी भाषा में हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। भूगोल है, विज्ञान है और समाजशास्त्र है, पर्यावरण है, तो इन सभी का जो ज्ञान है, उसका हिंदी भाषा से भी सहसंबंध है। आकस्मिक व पूर्व नियोजित। जब हम इस तरीके के साहित्य से सहसंबंध रखेंगे अन्य विषयों का, तो वो आकस्मिक या पूर्व नियोजित होना चाहिए। कभी-कभी कुछ विषय ऐसे हैं जिनका अपने आप ही हल मिल जाता है, तो आकस्मिक तौर पर फिर उनका नियोजन हो जाता है और वो उसके लिए तैयार भी हो जाते हैं। वो पूर्व नियोजित में हम पहले से उसकी योजना तैयार करें। एकदम से उसका संबंध स्थापित करने की बजाय हम उसको पूर्व नियोजित ढंग से तैयारी करें कि इन विषयों में इस तरीके की समानता है या असमानता हमें देखने के लिए मिल रही है। अगला आता है अनावश्यक प्रकरणों से दूरी। जितने भी प्रकरण हैं अनावश्यक, जो कि किसी भी विषय से संबंधित नहीं लग रहे हैं, तो उनसे हमें दूरी रखनी होगी। क्योंकि हम जब देखते हैं कि एक विषय से हम दूसरे विषय तक पहुंच रहे हैं, तो हमारे लिए भी वो अच्छा है और बालकों के लिए भी वो अच्छा सिद्ध होता है। तो उसमें जो गुणवत्ता आएगी, वो इस तरीके के प्रकरणों में नहीं आएगी, क्योंकि वो एकदम अलग हटके होंगे, उनमें कोई समानता नहीं होगी। तो इसीलिए विषय अंतर वार्ता से दूरी। अगर विषयों में अलग-अलग विषय हैं और उनमें अंतर पाया जा रहा है, तो फिर उनकी वार्ता में दूरी हो जाएगी। अगर हम एक विषय की बात करेंगे, तो एक समय में केवल एक ही विषय की बात कर पाएँगे, तो यहाँ दूरी हो जाएगी। जिस समय हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, दूसरा विषय पता नहीं कब उसकी चर्चा होगी, तो दोनों में दूरी बहुत हो जाएगी। फिर मनोवैज्ञानिकता का होना। मनोवैज्ञानिकता का गुण अत्यंत आवश्यक है। जब तक मनोवैज्ञानिकता का गुण नहीं होगा किसी भी विषय के प्रकरणों में, तब तक हम उन विषयों को भली-भाँति नहीं समझ पाएँगे, उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा छात्रों के ऊपर। तो इस तरीके से जो साहित्य है, उसका संबंध स्थापित करने के लिए हमारे सामने बहुत सारी सावधानियाँ आ जाती हैं। अब हम देखें तो इसमें हिंदी शिक्षण में सहसंबंध की स्थापना किस प्रकार से होती है? हिंदी शिक्षण में सहसंबंध के आवश्यक सिद्धांत होते हैं। सहसंबंध के कुछ सिद्धांतों को लेकर चलता है। विषय, सबसे पहले विषय की रोचकता का सिद्धांत। विषय की रोचकता, जब हम विषय को पढ़ रहे होते हैं, तो पढ़ते-पढ़ते ही हम दूसरे विषय की जानकारी भी उन्हें देने लग जाते हैं कि देखिए, अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि
महारानी लक्ष्मीबाई की कविता पढ़ रहे हैं हिंदी शिक्षण में, तो फिर हम उसे ये भी बता सकते हैं कि ये इतिहास में भी है, इतिहास से संबंधित भी है। तो विषय, दोनों विषयों की वहाँ जानकारी हो रही है और बच्चे में रोचकता भी आ रही है। फिर ज्ञान की व्यापकता का सिद्धांत, ज्ञान भी बढ़ रहा है, दोनों तरीके का विषय में ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही है और सह संबंध तो स्थापित है ही। अब ज्ञान के व्यावहारिकता का सिद्धांत, ज्ञान में ये हमारे व्यवहार में आ जाएगा, ये जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे वो हमारे व्यवहार में हमें दिखाई देने लगेगा। और समय की बचत का सिद्धांत, समय की भी बचत हो जाएगी, हम एक साथ में दो दो तीन तीन विषयों को पढ़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें अधिकतर समानता देखी जाती है। तो इस तरीके से जो सह संबंध के सिद्धांत हैं वो भी हमें हिंदी शिक्षण में सह संबंध की आवश्यकता के अनुसार दिखाई देते हैं। तो आज का विषय हमारा इतना ही था। अब इसके जो महत्वपूर्ण लिंक हैं उन पर हम ध्यान दें। ये महत्वपूर्ण लिंक हमारे हिंदी विषय से संबंधित हैं, जिनका प्रयोग करके आप और अधिक इस विषय से संबंधित उसमें सामग्री ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके माध्यम से आप और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आते हैं, जो कि हमें और भी ज्ञान की प्राप्ति करवाएंगे। पहला है, भाषा शिक्षक को बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझते हैं, स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग करना, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य, अन्य अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, और ए और बी दोनों, या प्रयोग का माध्यम। इसका सही उत्तर है ए एवं बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि भाषा के अन्य विषय से संबंधित कार्य ये दोनों हो सकते हैं। अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम भी हो सकते हैं, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे। क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता एवं अंतरराष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना करना कार्य है। किसका कार्य है? विज्ञान का कार्य है, गणित का कार्य है, इतिहास का कार्य है, या फिर भाषा का कार्य है? अब यहाँ हम देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। राष्ट्रीय एकता एवं अंतरराष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना का कार्य भाषा का कार्य है। तो इसका सही उत्तर हुआ भाषा का कार्य। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से बचाना, बालक को ज्ञान देना, या फिर ये सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी। ये सभी शिक्षा के उद्देश्य हैं। अगला है,
छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? पहला, घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें। केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें। मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में न अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें। उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का प्रयोग करें। अब इसमें प्रश्न है, और जो प्रश्न है शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए। शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके। ये सभी क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर है ये सभी। ये सभी शिक्षा के स्वरूप के संबंध में विचार रखते हैं। अगला प्रश्न है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। यह मानना है महात्मा गांधी जी का, मॉन्टेसरी का, फ्रॉबेल का या किलपैट्रिक का? सही उत्तर है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ये मानते थे। अब अगला प्रश्न है, समावेशन का अर्थ है जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। इनकी शिक्षा व्यवस्था अलग हो, सामान्य बच्चों के साथ इनमें नहीं मिलाना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। मौन पठन के विषय में धारणा है। एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है। पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। ये इसका सही उत्तर है। अब आज का विषय यही समाप्त होता है। हिंदी शिक्षण का अन्य विषयों से सह संबंध। अब अगला विषय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।